Hello and welcome, my dear students. So this is a very special part of this 10th NCERT. तो बेसिकली हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है दो पोएम्स जो अभी हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पढ़ी थी, डस्ट एंड स्नो, फायर एंड आइस की पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि पोएटिक डिवाइसेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इन पोएम्स के विद इन कौन सी कवर की गई हैं और उससे रिलेटेड हमें कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उसको कवर करेंगे। मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर प्रकृति कपूर और चलते हैं, बात करते हैं दोनों पोएम्स की पोएटिक डिवाइस और पोएटिक डिवाइस के बारे में। पोएटिक डिवाइस जैसे हिंदी में कहा जाता है काव्य उपकरण। तो काव्य उपकरण को अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो आपको अलंकार बताया जा सकता है। अलंकार क्या होते हैं ये आपको ज़रूर पता होगा शायद, क्योंकि आपने हिंदी में इसे पढ़ा होगा। अलंकार का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें जो किसी भी कथन में, किसी भी काव्य में, किसी भी कविता में आकर उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है, उसे आभूषित कर देती है, उसके अंदर ऑर्नामेंट्स डाल देती हैं। तो इसी तरीके से जैसे कोई इंसान ऑर्नामेंट्स पहन के, गहने पहन के और सुंदर लगता है, बिल्कुल वैसे ही कविताएं और कहानियाँ जब ऑर्नामेंट्स पहन लेती हैं, यानी कि जब वो पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ कर लेती हैं, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। यहाँ लिखा हुआ है tools used by writer to create rhythmic tone, mood, feelings and meanings। यानी कि कुछ ऐसे टूल्स होती है, पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है कुछ ऐसे उपकरण, कुछ ऐसे टूल जिसका इस्तेमाल राइटर करता है। किस लिए? कोई रिदम लाने के लिए, कभी कभी कोई चीज़ रिपीटेशन लाने के लिए, कोई टोन लाने के लिए, कोई पर्टिकुलर मूड को दिखाने के लिए, फीलिंग को दिखाने के लिए या मीनिंग को दिखाने के लिए। या फिर हम कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा के सुंदर सा वर्णन जो किया जाता है आभूषित करके, ऑर्नामेंट्स डाल के, उसे ही पोएटिक डिवाइस कहा जाता है। हालांकि पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन चैप्टर के विद इन हम जो हैं सिर्फ उन पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे जो हमारे लिए दो पोएम्स में यूज़ हुई हैं और उन्हें हमें समझना ज़रूरी है। वो दो पोएम्स भी हम ऑलरेडी पुराने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, द डस्ट ऑफ स्नो एंड द फायर एंड आइस। इन दोनों पोएम्स को अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप पहले इन पोएम्स को विजिट करिए, फिर उनकी पोएटिक डिवाइस को समझिए। यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं पहली पोएटिक डिवाइस के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है राइम। जब आप छोटे थे तो आपसे कहा जाता था कि हमें राइम सिखाई जाएगी या हमें राइम याद करनी होती थी। राइम्स जो होती हैं वो एक ऐसी पोएम्स होती हैं जो कहीं ना कहीं मिलते जुलते वर्ड से बनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग वर्ड्स हैव सेम साउंड वर्ड। तो उनमें जो साउंड होता है वो सेम होता है, जैसे कैट इन द हैट। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, कैट इन द हैट, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत राइमिंग है ना। तो जिन पोएम्स में राइम्स नहीं होती वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए राइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? जिससे कि कोई भी पोएम बेटर नजर आए। रेपिटेशन की बात करें तो रेपिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो जब बार बार रिपीटेशन की बात करें तो हमारे हिंदी सॉन्ग्स में जनरली ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें अपने ये हिमेश रेशमिया जी के गानों की, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि नाम तेरा तेरा, है ना। तो इतनी बार नाम तेरा आ जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कितनी बार आ रहा है। तो जो बार 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 वो नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा आता है ना, इसे ही रेपिटेशन कहते हैं। इसी का इस्तेमाल पोयम में भी किया जाता है, जैसे कि मार्टिन लूथर ने किया हुआ था अपनी एक पोयम में, जिसमें उन्होंने बार बार कहा था आई हैव अ ड्रीम। तो उनके हर पैराग्राफ में ये लाइन ज़रूर आती थी, आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक सपना है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमें जनरली आम जिंदगी में देखने को मिलती हैं, और शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। बात करें एजोनेंस की, तो एजोनेंस बेसिकली ये बहुत इजी है समझने के लिए। ये यहाँ पर रिपीटेशन होता है वावल साउंड का। वावल क्या होते हैं? वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन मैं आपको इसको और बेटर वे में बताऊं तो साउंड की बात हो रही है, वावल की बात नहीं हो रही। तो साउंड वो होते हैं जो आ ई उ हमने पढ़ा था ना, तो वो जो साउंड होती है आ ई उ वाली, अगर ऐसी साउंड किसी में भी आ रही है और बार बार आ रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो उसे एजोनेंस कहते हैं, जिसको हम आने वाली अपनी पोएम्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करें एलिट्रेशन की, तो एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड। मतलब कि जो कोई वर्ड है
वर्ड्स हैं अलग अलग, उनकी शुरुआती जो साउंड्स हैं वो मैच करती हूँ, बिगनिंग साउंड्स मैच करती हूँ। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, शुरुआती साउंड्स मैच करती हूँ। जैसे टंग ट्विस्टर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कहते हैं ना, हमने हिंदी में सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो च च च च, तो ये जो साउंड आ रहा है बार बार च का, ये रिपीटेशन साउंड है, ठीक है। और ये च जो है स्टार्टिंग में ही आ रहा है, देखो, तो स्टार्टिंग का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर का एग्जांपल मैंने लिखा है, शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर, तो ये श श स ऐसे आ रहा है बार बार, तो यही क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं एनाफोरा की। एनाफोरा भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, देखो, वर्ड रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉजेस फ्रेजेस और सेंटेंस, यानी कि 2-3 लाइनों में एक ही स्टार्टिंग का वर्ड सेम हो। जैसे कि अभी हम एग्जांपल में देख लेंगे, जैसे पहली लाइन में भी लिखा कि सम सेज कि ये है, दूसरी लाइन में भी लिखा सम सेज कि ये है, तीसरी लाइन में भी लिख दिया सम सेज कि ये है, तो वो जो बार बार सम सेज वर्ड आ रहा है ना, यही कहलाता है एनाफोरा, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। इंजैम्पमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंजैम्पमेंट क्या होता है, इंजैम्पमेंट मतलब होता है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड, नो पंक्चुएशन इज यूज्ड, यानी कि जैसे तो हमको सिखाया जाता ना कि सेंटेंस खत्म होने पर फुल स्टॉप लगाइए फिर आगे बढ़िए, लेकिन इंजैम्पमेंट वो होता है कि जब सेंटेंस एक लाइन खत्म हो गई, फिर नीचे वाली लाइन में आ गए, फिर लाइन खत्म हो गई, फिर नीचे वाली लाइन में आ गए, लेकिन कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, कहीं पर कोई कॉमा नहीं लगाया, कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया, और लाइन से लिखते जा रहे हैं, 3-4 लाइन होती जा रही है, ना हम कॉमा लगा रहे हैं, ना पंक्चुएशन लगा रहे हैं, ना फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कुछ लगा ही नहीं रहे कोई पंक्चुएशन मार्क, उसको कहा जाता है इंजैम्पमेंट। तो मैं इसको क्लियर करूंगी आपको अभी पोएम्स के विदिन। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो ये बहुत इजी है। कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट वर्ड से आया है, तो जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है तो उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिटर पैटर, तो यहाँ पर टर 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 जो साउंड आ रहा है ना, ये बार बार आ रहा है, इसे ही कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जनरली ये जो रिपीटेशन होता है ये तो या तो मिडिल में होता है या तो एंड में होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो जो पोएटिक डिवाइसेस हमारी इन 2 पोएम्स में यूज हुई हैं वो हमें इन्हीं दोनों में से कवर हो जाएंगी। अगर आप इसको वीडियो को, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस जो मैंने आपको समझाए हैं, इसे एक बार फिर से सुन लेते हैं तो ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। बात करते हैं हम आज सबसे पहले अपनी पोयम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। तो जब हम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक टर्म पढ़ा था एजोनेंस। देखिए ध्यान से, क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द वावल साउंड ना, रिपीटेशन ऑफ द वावल साउंड होता है। तो जब हम रिपीटेशन ऑफ द वावल साउंड की बात करें तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है शूक, शूक लिखा है, डाउन, अगला लिखा हुआ है ऑन, है ना, शूक डाउन ऑन, ऊ ऊ ऊ, यानी कि बेसिकली एक ओ साउंड का रिपीटेशन है। और ओ साउंड का रिपीटेशन, ओ मतलब एक वावल, ओ होता है वावल ना, ओ एक वावल होता है, और क्योंकि ये वावल है इसीलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, यहाँ पर जिस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है वो है एजोनेंस। तो ध्यान रखिएगा, पहली पोएटिक डिवाइस क्या हो गई यहाँ पर, एजोनेंस, क्योंकि शूक डाउन ऑन, इसमें कंटिन्यूसली ओ का जो है साउंड आ रहा है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की कि कौन सी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है। तो पहली वाली हो गई एजोनेंस, दूसरी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हम पहले सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं बेटा, है ना, तो फिर से फर्स्ट पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, द वे अ क्रो, कोई कॉमा फुल स्टॉप कोई पंक्चुएशन है नहीं है, शूक डाउन ऑन मी, कोई कॉमा फुल स्टॉप पंक्चुएशन है नहीं है, द डस्ट ऑफ स्नो, कोई है नहीं है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि ये कंटिन्यूएशन में लिखा गया है। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कंटिन्यूएशन में सेंटेंस लिखा गया हो बिना किसी पॉज के, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के, तो उसे क्या कहा जाता है, इंजैम्पमेंट कहा जाता है। तो जो दूसरी पोएटिक डिवाइस फर्स्ट पैराग्राफ में हो गई वो है इंजैम्पमेंट, ठीक है, इंजैम्पमेंट हो गई। तो पहली थी एजोनेंस
जो हमें यहाँ पर शूक डाउन और ऑन में शो हो रही थी। फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं हम खाली अभी। और दूसरी क्या हो गई, इंजैबमेंट हो गई, क्योंकि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यूएशन चल रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राइम्स की। हमने राइम्स की भी बात की है, जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं उन्हें राइम्स कहा जाता है ना। तो यहाँ पर राइम्स नजर आ रहा है क्या आपको? देखो, क्रो, यहाँ पर क्रो की बात करें तो ये वर्ड जो है क्रो, और यहाँ पर एक जो वर्ड है स्नो, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड है ना, इसलिए हमने दोनों को क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। पहले से स्टार्ट करते हैं ना नंबरिंग करना। तो क्रो को हमने कहा क्रो और स्नो सेम है, तो पहला ए दूसरा भी ए हो गया। एक पैराग्राफ को एक बार में देखा जाता है, इसलिए हम इकट्ठा लेके नहीं चल रहे। अच्छा, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, मी और ट्री, तो ये क्या हो गया, बी, दोनों को बी भी नाम दे दिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कैसी राइम्स का इस्तेमाल किया गया है, तो आप बताएंगे ए बी। क्यों? क्योंकि पहला ए है दूसरा बी है, पहला ए है दूसरा बी है, तो ये राइम्स हैं यहाँ पर। तो राइम्स मैंने कहा था कि वो जो मिलते जुलते वर्ड्स को लेकर बनती हो उसे ही राइम्स कहा जाता है। तो क्रो से मिलता जुलता क्या था, स्नो, तो क्रो अगर ए है तो स्नो भी ए होगा। मी से मिलता जुलता क्या है, ट्री, मी अगर बी है तो ट्री भी क्या होगा, बी, तो राइम्स क्या हो गई, ए बी। तो जो तीसरा हमारा यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी हो गई पोएटिक डिवाइस, राइम्स, यानी कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है किसका, राइम्स का। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो इस पोयम के अंतर्गत इस्तेमाल की गई है। तो कौन सी है वो पोएटिक डिवाइस? तो अब पोएटिक डिवाइस को देखने के लिए हमारा फर्स्ट पैरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पैराग्राफ को देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, डे ऑफ अ डे आई हैड रूड, डे में ड आ रहा है, हैड में ड आ रहा है, हैड और रूड। तो ये जो ड वर्ड है ना, ये जो ड वर्ड है ना, ये ड वर्ड क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना कॉन्सोनेंस कहलाता है। कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना कॉन्सोनेंस कहलाता है। यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंस जो है एक पोएटिक डिवाइस सामने आती है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में पहली कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई, कॉन्सोनेंस। अगली बात करते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पोएटिक डिवाइस बताई थी, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, मैंने कहा था कि स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट वर्ड होता है टंग ट्विस्टर की तरह सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पोएटिक डिवाइस है हमारी, देख लेते हैं कौन सी। हैज हार्ट, हैज और हार्ट, हैज और हार्ट, नीचे देख सकते हैं सेव्ड सम, सेव्ड सम। तो ये जो है एच का साउंड बार बार दे रही है, और ये एस का साउंड बार बार दे रही है, और क्योंकि ये स्टार्टिंग में दे रही है इसीलिए ये क्या है, ये है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, देखो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी है, थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है, तो समझ के याद करना इज ऑलवेज बेटर, है ना। तो आप समझ के याद कर लीजिए। तो कौन सी हो गई अगली पोएटिक डिवाइस, सेव्ड सम। जैसे सी शेल, सी सेल, हमने बताया था ना, शी सेल्स, सी शेल्स, है ना, तो उसमें स जो आ रहा था ये सेव सम, स आ रहा है, और हैज हार्ट, हालांकि दूर है लेकिन फिर भी उसको भी हम एलिट्रेशन का पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हो गई हमारी एलिट्रेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कौन सी है हम उसे देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ के विदिन। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी वही पोएटिक डिवाइस जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट में क्या होता है, बिना किसी पॉज के आगे बढ़ते हैं। देखो, हैज गिवन माई हार्ट, कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, अ चेंज ऑफ मूड, कुछ भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं, एंड सेव सम पार्ट। तो ये जो तीन लाइनें हैं, 3 लाइन्स, इन 3 लाइन्स में कोई पॉज, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसलिए किसका पार्ट हो गई, इंजैबमेंट का पार्ट हो गई। तो अगली पोएटिक डिवाइस क्या हो गई, इंजैबमेंट हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, अगली पोएटिक डिवाइस कौन सी है हमारी। तो अगली पोएटिक डिवाइस इसके विदिन कौन सी आती है, वो आती है यहाँ पर, देखो, हार्ट और पार्ट, मूड और रूड। तो देखो यहाँ पर तो हमने इसको ए मार्क किया था, और इस एक पैराग्राफ में एक ही को काउंट करते हैं, इसको भी ए मार्क किया था, इसको बी मार्क किया था, इसको भी बी मार्क किया था। तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये सी है तो हार्ट से मिलता जुलता पार्ट भी सी हो जाएगा। मूड अगर डी है तो इससे मिलता जुलता ये भी। तो हमारे यहाँ पर राइम्स कौन सी यूज हो गई, सी डी सी डी। ठीक है,
तो आप अगली पोएटिक डिवाइस क्या हो गई, इसमें राइम हो गई। तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी आपसे। तो यहाँ पर ये सारी पोएटिक डिवाइस हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है इसका डिस्कशन भी करेंगे कि आप पोएटिक डिवाइसेस लर्न हो पाई हैं कि नहीं। नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं, फायर एंड आइस, जिसको हमने बहुत अच्छे से लास्ट प्रीवियस कल के लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम राइम्स की बात करते हैं। देखो राइम्स आ रही हैं क्या? फायर, फायर आ रहा है, फायर के बाद डिजायर आ रहा है, सेम लग रहा है सुनने में। अच्छा, डिजायर के बाद में क्या आ रहा है, फिर से डिजायर के बाद में फिर से फायर आ रहा है। देखो यहाँ पर हम देखने को, हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा जाता ए बी सी डी, ऐसे नहीं पूछा जाता, हमसे बस यही पूछा जाता है कि कौन सी है। तो यहाँ पर क्या है, पहली पोएटिक डिवाइस राइम हो गई, ठीक है। इसी तरह से ट्वाइस आइस, हेट ग्रेट, ट्वाइस आइस सफाइस, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पहली पोएटिक डिवाइस हो गई राइम। इज दैट क्लियर? राइम है यहाँ पर, तो राइम है यहाँ पर पहली पोएटिक डिवाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगली पोएटिक डिवाइस को देखते हैं, कौन सी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, मैं आपको दिखा दूं फिर से। एनाफोरा मतलब वो फिगर ऑफ स्पीच जो रिपीट करते हैं किसी वर्ड को बार बार, जो किसी वर्ड का बार बार रिपीटेशन करता है। मैंने आपको बताया भी था, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना सम से, एक ही बात है सम से, उसको 2 बार रिपीट किया, जैसे ही 2 बार इसका रिपीटेशन हुआ, पोएटिक डिवाइस कौन सी आ गई, एनाफोरा। पोएटिक डिवाइस कौन सी आ गई, एनाफोरा। एनाफोरा वो होता है जब कोई एक वर्ड को, एक या 2 वर्ड को सेंटेंस की शुरुआत में बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि I think I know enough of hate to say that for the destruction eyes is also great। यहाँ पर है ये 3 लाइन्स, इन 3 लाइन्स में कोई पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए ये जो 3 लाइन्स है वो किसका पार्ट बनेंगी, इंजैबमेंट का पार्ट, इंजैबमेंट का पार्ट ये क्रिएट करेंगी। जहाँ पर कोई पंक्चुएशन, कोई फुल स्टॉप, कॉमा कुछ भी लगाए बिना बात अगली अगली लाइन में लिखते जाते हैं, उसे इंजैबमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अगली पोएटिक डिवाइस कौन सी है। तो जो हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो यहाँ पर है कॉन्सोनेंस एलिट्रेशन। कौन सी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ रहा है फेवर फायर। देखो अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा एलिट्रेशन होता है ये क्या होता है। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेड ऑफ द बिगनिंग साउंड, बिगनिंग साउंड का रिपीटेशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फेवर फायर, तो यहाँ पर फ वर्ड या फ साउंड या कह सकते हैं एफ बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये होगा एलिट्रेशन का पार्ट। तो ये एलिट्रेशन का पार्ट है, तो ये है हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, ये है हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं अगली पोएटिक डिवाइस कौन सी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इस पोएम के अंदर है वो कौन सी पोएटिक डिवाइस है, वो है हमारी एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एजोनेंस का मतलब होता है जब किसी वावल साउंड का आ ई उ वाला जो वावल साउंड है, स्वर जो है उनका रिपीटेशन होता है बार बार, तो उसे कहा जाता है एजोनेंस। जैसे विल, इन, फायर, है ना, फाई, आई, ई, आई और ओ का जो है हमें यहाँ पर एक ओ वाला भी हम देख लेते हैं कौन सा है। तो आई और ओ का जो है हमें बार बार यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो दोज, हु, फेवर, तो यहाँ पर आई और ओ 2 चीजें हमें बार बार रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्योंकि आई और ओ वावल है तो वावल साउंड का रिपीटेशन क्या कहलाता है, एजोनेंस कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे भी देख लीजिए और भी वावल साउंड्स हैं एजोनेंस के विदिन देखें तो, जैसे आई, ठीक, फिर से आई आ रहा है, थिंक, ई, आई, ई आ रहा है ना, ई आई आ रहा है, ओ, इनफ, ये सब चीजें जो है ना बार बार आई और ओ का रिपीटेशन, वावल साउंड का रिपीटेशन, यानी कि एजोनेंस का पार्ट है, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस बेसिकली। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा
ऐसा है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो परेशान बिल्कुल मत होइए, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करिए और इसके बाद मैं आपको एक और PDF टेलीग्राम के ग्रुप पे या कहीं पर दे दूँगी, जिसमें मैं हर एक को अलग अलग लिख के रिटन फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फॉर एनी क्वेरीज कन्फ्यूजन्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।